भाइयों, देश में आपके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। बैठना है तो बैठो, वही डोंट शाउट। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स बोल सकते थे, लेकिन आपने लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपने ये मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हो गई है। जब चूक को आप मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। हम तो इस पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो सरकार कोशिश करेगी उसका पूरा साथ हम देंगे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी आदिवासी भाई हैं, अरे वो तो इस देश के मूल निवासी है। देश को बचाना, देश की सुरक्षा करना, ये आदिवासियों का पहला फर्ज है। लेकिन आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे कि जो लोग मरते हैं देश के लिए, उनको तो उनके तरफ आपका ध्यान नहीं है। और बार बार कांग्रेस पार्टी को आप लोग गालियां देते रहते हैं। और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे, ये पहले से हम कहते आए।
पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय लेके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा पूरा साथ देती है, क्योंकि ये देश का मामला है। ये देश सबसे बड़ा है। उसके बाद तुम्हारी पार्टी आती है, तुम्हारा धर्म आता है, तुम्हारी जात आती है। देश के सामने कुछ नहीं। और हम देश के लिए अपनी जान दिए हैं। इंदिरा गांधी जी ने जान नहीं दी इस देश में एकता रखने के लिए? दी या नहीं दी? राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया या नहीं दिया? और महात्मा गांधी जी ने आजादी लाकर अपनी जान खोई। एक गद्दार ने उनके छाती पे गोली मारकर उनको मार दिया। और महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से बोलो, मुझे सुने नहीं आता। हाँ, अच्छा, हम वहां से आते हैं। हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं, और हम राजीव गांधी के शिष्य हैं। सोनिया गांधी जी भी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए त्याग की। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, 2 बार उन्होंने ठुकराया अधिकार को। लेकिन ये लोग 100 जान लेकर आज अधिकार में बैठना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, हमको अपना काम करना है देश के हित में, और उसी लिए हमने चंद उसूल तैयार किए। एक तो है कि हम पहला एक ओबीसी का कास्ट सेंसस का, यानी जातीय जनगणना, ये राहुल गांधी जी ने और पूरे पार्टी ने यह तय किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए। पहले तो मोदी जी बोले और बीजेपी के लोग बोले, क्या बोले? बोले कि तुम जातीय जनगणना लाकर इस मुद्दे को उठाकर तुम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा। मैं पूछता हूं, जब हम कहे तो आपने बोला देश के टुकड़े कर रहे, धर्म के टुकड़े कर रहे, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे, आपने कहा। लेकिन आज जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहला बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कास्ट उसमें, जाति उसमें नमूद करेंगे। तो जीत आपकी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए। इसीलिए जाति जनगणना में आज जाति के वो कॉलम आ गया है। मैं ये किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई, जो बोलते हो वैसा चलो ना। बोलते एक, करते एक। और आपके लोग तो ये बोलते थे पहले, कौन, कि वो शाहन ने एक बार बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, भाई 2 करोड़ नौकरी देना एक जुमला है बोले।
15-15 लाख रुपए बाहर का काला धन लाके तुम्हारे जेब में डालना, ये भी जुमला है बोले। अरे जुमले वालों, आप सुनो, जिस काम के लिए हम लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, और वो जुमले बोलते फिरते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत एक होकर लड़ना है, और इसलिए पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नहीं है तो कोई मंत्री नहीं बनेगा, पार्टी नहीं है कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पार्टी अगर नहीं है तो केंद्र में हमारी सरकार भी नहीं आएगी। पहले लड़ो और तुम हासिल करो। जब मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे, फिर देश में एक, जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए काम किया, उसी ढंग से हमारी कांग्रेस पार्टी काम करते रहेगी। तुम्हारे लिए हर चीज की सहूलत मिलते रहेगी। भाइयों, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी थ्योरी है, जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, जो राहुल जी गांधी जी ने भी उठाई है, ये हमारे को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय मिलना, शैक्षणिक न्याय मिलना, इसके लिए गरीब लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए बैकवर्ड के लोग लड़ रहे हैं, इसके लोग दलित लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कि वो इस देश के मूल निवासी है, इस देश को बचाना भी चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना भी चाहते हैं। तो भाइयों, मैं आपको और एक बात कहूंगा, ये तो एक तरफ है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा हूं, और ये खत पहले भी लिखा था। उसमें 3 मांगे मैंने उनके सामने रखी है, जो राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में रखा था। पहला मेरा मांग है, कास्ट सेंसस कराने के लिए सभी दलों के साथ लेकर सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाई जाए, और प्रक्रिया को जल्दी शुरू करके जल्द से जल्द ये सेंसस की कार्रवाई जातिगत जनगणना का होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, आर्टिकल यानी कलम 15(5), इसके तहत सब गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों इसके ऊपर खुश नहीं आप? खुश नहीं है? अरे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं हम, और आपके लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मणिपुर से बंबई तक चले, लेकिन आपको ये होश में भी नहीं। आप ये 15(5), क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बंद हो गई। अब देखिए, यहाँ BHEL के लोग आए, पब्लिक सेक्टर है वो, गवर्नमेंट की सेक्टर है वो, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं। हमको शर्म आती है। और मोदी जी कहते हैं लोग बड़े सुखी है, बहुत पैसा है हमें। अरे तुम्हारा पैसा घर में रख लिए क्या? ये लोग तो उपवास मर रहे हैं, ये लोग को काम नहीं मिल रहा, नौजवानों को मजदूरी नहीं मिल रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। कहाँ है तुम्हारे पैसे? मैंने ये चौथा, हमारा देश ये क्या, ये शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है बोले। अरे तुम्हारी शक्तिशाली आर्थिक दृष्टि की लेके क्या करना, जो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है,
जो गरीबों के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, काम नहीं मिल रहा, महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं है, फिर किस काम का है तुम्हारा? सब आंकड़े पेपर में दिखाने से नहीं होता। लोगों के हृदय में, लोगों का अगर पेट भरा तभी उस वक्त बोलते हैं कि भाई शांति है, ठीक है। ये मोदी साहब का ऐसा है। मैं एक बार और मैं वही कहा, यहां पब्लिक सेक्टर बंद करके फिर किसी के हाथ में देके इस हमारे रांची के लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एचईसी है और बड़े दूसरे कारखाने से, और 2-2 साल से अगर इनको तनख्वाह नहीं मिली तो कैसा उनके बच्चे को वो पढ़ाएंगे, कैसे वो खाना खाएंगे? वो मजदूरी कर रहे हैं रास्ते पे। तो ये मोदी जी की पॉलिसी है कि पब्लिक सेक्टर बंद करो और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास की नौकरी छीन लो। ये काम कर रहे हैं। 30 लाख वैकेंसीज है सरकार में, क्यों नहीं भर रहे? इसीलिए अब नहीं भर रहे। अगर वो वैकेंसीज भरे तो गरीब के बच्चे, गरीब के लोग वहां पर नौकरी करेंगे और उनका पेट भरेगा। इसीलिए वो भूखे मारना चाहते हैं, लोगों को तबाह और तंग करना चाहते हैं। तो इसको आप होशियारी से आपको काम लेना होगा और हमारी संगठन को मजबूत करके जहां जहां हमारे पे अन्याय होता है, जहां जहां गरीबों पे अन्याय होता है, आप आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाए, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। वैसा ही तुम लड़ेंगे तो ही तब कुछ हमको मिलेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, एक नहीं हो जाएंगे, संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो आपके दिन खराब है। इसीलिए दूसरा, एक तो 15/5 का बोला, एक तो सेंसस का बोला, तीसरा 50% आज रिजर्वेशन कैप है। अगर हमने मोदी को भी लिखा ये लेटर, मैंने जब भी कहा आपको 50% कैप हटाओ और जो काम यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी मिलके ये 50% कैप को हटाने के लिए और 27% रिजर्वेशन के लिए सरकार निर्णय ली है और उन्होंने गवर्नर के पास भेजा तो अभी तक उसकी मंजूरी नहीं आई। ये गवर्नर लोग अपने पास अच्छे कानून हम जो बनाते हैं उसको वहीं रख लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिए और कहा है कोई भी कानून बनता है गरीबों के लिए और राज्य सरकार करती है, उसको जल्द से जल्द सिग्नेचर करके मंजूरी देके भेजना चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज जल्द से जल्द जो भी अच्छे कानून झारखंड की सरकार बनाई है उसको मंजूर करके भेजना चाहिए, नहीं तो देश में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो लोगों की मांग है, अगर उस मांग को आप इज्जत नहीं देते तो आप ये सोचिए कि कल आपको पछताना पड़ेगा। भाइयों, और एक
बात मैं कहने के लिए यहाँ पर ठहरा हूँ। 11 साल केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती है। क्या सभी लोग मिलके रहना, सभी स्टेट मिलके रहना, लेकिन यही लोगों ने हमारे सीएम का नाम, हमारे सीएम को जेल भेजा इन्होंने। मिली जुली सरकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजेगा। अरे तुम तो बोलते हैं हम गरीबों की रक्षा करते, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर उसको तुम जेल में जाके डाल के आज मजा उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। वोट हमारे, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारे, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा, और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मोदी साहब, बार बार आप लोगों को जेल में डालकर डराओ मत। अरे आदिवासी गरीब कोई डरता है? अरे अंधेरे खेत में काम करता है, अंधेरे में बगैर सड़क के ऊपर फिरता है, अंधेरे में बगैर लाइट से खाना खाता है। लेकिन तुम्हारी चिंता है हमको, क्योंकि तुमको लाइट होना, पंखा होना, एसी होना, अच्छे 10-10 लाख के कोट होना, ये तुम्हारा हक। लेकिन हमारे लोग मजदूरी करके खाते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हम इतना सब तो देश में कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, और देश के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू जी ने कई पेपर निकाले, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, ऐसे 3 पेपर हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के सभी पेपर निकलकर लोगों को जागृत किया। आजादी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। उस पेपर को जिंदा रखने के लिए सोनिया गांधी जी ने वो पेपर चलाने के लिए जो मेहनत की, उनको आज तुम लोग ईडी केस लगाते हो, उनको जेल को भेजने की काम करते हो। ऐसी सरकार है। अरे तुम तो कभी लड़ाई नहीं लड़े, कभी देश के लिए कुछ एक जान भी नहीं दिए, एक खून का बूंद भी नहीं गया तुम्हारा। तुम लोग हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये मालूम है कि ये जाति जनगणना में सरकार झुकी। अरे झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसा हमारे राहुल गांधी जी ने इस सरकार को झुकाया। आपके शक्ति पे, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हमने काम किया, और ये लोगों के लिए किया, हमारे घर के लिए नहीं है, किसी के घर के लिए। वैसा ही नेशनल हेराल्ड पेपर देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल गए। कोई गया बीजेपी में? याद है आप लोगों को? आजादी के लिए कोई लड़कर जेल गया है बीजेपी में?
जनसंघ में, आरएसएस में गया कोई? फिर ऐसे लोग देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि खुद देशभक्त है, हम सब लोग जो सही बोलते हैं वो गद्दार है। यहाँ तक कि हमको ही नहीं, अगर कोई अच्छा लिखता है उसको गद्दार ठहरा करके जेल में डालते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कवि है, उसको भी जेल में डालते हैं। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस सब को अगर किसी ने दबा के रखा है, वो मोदी ने दबा के रखा है, शाह ने दबा के रखा है और सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई डरने वाले नहीं और उनको पछताना पड़ेगा, आज नहीं कल उनको ये देखना पड़ेगा। ईडी का केस कर रहे हैं, सीबीआई का केस कर रहे हैं। ईडी में 200 केसेस में एक आदमी को शिक्षा मिली, 2 आदमी को शिक्षा मिली। 200 केस में 2 आदमी को आज तक शिक्षा मिली। तो क्योंकि सबको सताने के लिए केस डालना, डराने के लिए डालना और लोग डर के मारे उनको शरण जाना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी तुम्हारे वजह से, तुम्हारे साथ खड़े होकर ये अच्छा काम करते चलेगी और हम मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। भाइयों, मैं ये कहूंगा और एक बात आपको कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसको अभी हमारे सेक्रेटरी ने आपको सबको सर्कुलर भेजा होगा। यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है और बहुत से लीडर है। अभी हमारा 40 दिन का कार्यक्रम है। ये संविधान बचाओ ये रैली है, 40 दिन का भी है, हर जगह चलते रहेगा। इसको आप जिले जिले में आपको करना होगा, ब्लॉक लेवल पे करना होगा, बूथ लेवल पे मजबूती बनाना होगा। बूथ लेवल से लेकर तुम पीसीसी तक काम करते रहेंगे, यही हमको शक्ति मिलेगा और इसी के वजह से हमारी पार्टी मजबूत बनके लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ेगी। भाइयों, मैं आपको ये विनती करूंगा, आप घर घर जाना पड़ेगा, बैठे जगह कुछ नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं। 2 लोग थे, बड़े दोस्त थे। वो दोनों रोज मिलते थे और बोलते थे आज किस जगह ठहर के भीख मांगना, यानी क्या कहते हैं आप हिंदी में इसको ठीक ढंग से, कि दान मांगना। तो जब कभी शुक्रवार होता था, फ्राइडे के दिन वह दोनों ठहरते थे और पुकारते थे, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। कोई 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, यानी 3 शुक्रवार दिया, 4। उसके बाद बोले भाई इनका यही है, छोड़ दो, बोल के कोई दिए नहीं। और सोमवार के दिन मंदिरों के पास जाके ठहरते थे और वो पूछते थे भगवान के नाम पे कुछ दो, भगवान के नाम पे कुछ दो। डालते थे लोग, थोड़ा कुछ देते थे। अब रोज इनका देखने के बाद वो समझे कि भाई रोज का ही इनका कहना है, तो हम कि क्या करें। इसीलिए वो दोनों दोस्त भी परेशान हो गए। आज हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मजबूर, ये अपना मजदूरी करने की आदत नहीं थी। दोनों आलसी थे। दोनों ने बहुत पुकार कर, चिल्ला कर पुकार कर
लोगों के पास ये पैसे मांगते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ऐसी कड़ी धूप थी, मस्जिद के सामने ठहरे दोनों, एक हिंदू एक मुस्लिम था, दोनों दोस्त थे। तो पुकार पुकार कर मांगने लगे, अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो। तो कोई उधर ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे, वहाँ रोड के पीछे एक ड्रेनेज था, तो वो ड्रेनेज के पास ही ठहरे थे और लोगों को आकर्षण करने के लिए पहले तो 2 पैर पे ठहरे, फिर बाद में 1 पैर पे ठहरे, कोई देखा ही नहीं। तो उनको खूब धूप में आया, चक्कर आया, एकदम दोनों गिर गए। गिर जाने के बाद एक का पैर टूटा, नाली में गिरने के बाद पैर टूटने के बाद लोग उधर से इधर से भागता, अरे रे उसको उठाओ उठाओ, पानी लाओ, दूध लाओ, नींबू शरबत लाओ, कुछ लाओ। सब लोग खिलाने वाले वहाँ जम गए। सब खिलाने के बाद उसको हॉस्पिटल को ले जाना ये हुआ, इसीलिए लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। ले जाने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाके वहाँ बिठाए, तब उसको पूछे क्या है, अरे ऐसा ऐसा, मैं दान पूछता था ऐसा हुआ। तब उसने बोला दूसरा, भाई भगवान देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है, मिलता है तुमको टांग तोड़ के मिलता है। तो ऐसा ये दोनों लोग हमारे पास दोस्त है ना सरकार में, ये लोग हर एक के पास पूछने जाते हैं, लेकिन कोई आपका स्वभाव तो सबको मालूम हो गया और आपका साथ अब कोई नहीं देगा। तुमको परेशानी के साथ, आज फ्रस्ट्रेशन के साथ दूसरों पे आप हमला कर रहे हो। आज जो गरीब परिवार के लोग हैं, यहाँ लोगों को मैया योजना से पूरा हमारी सरकार इतना काम कर रही है कि उससे सारे महिलाएं खुश हैं और सारे लोग भी इस मैया योजना से खुश है या नहीं? पहले था क्या यह? तो ये कांग्रेस सरकार और जेजेएम दोनों मिलके करे सो ये है। तो ऐसा काम हमेशा हम करते हैं और ये हमारे इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था। तो भाइयों, मेरा कहने का यही है मकसद कि आप अच्छे योजना उसी वक्त ला सकते हो जिस वक्त आप एक होकर लड़ के बाहर आएंगे, मजबूती के साथ हमारे लोग चुन के आएंगे, तो ये पूरा उस वक्त आपको मिलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट ये कांग्रेस सरकार ने दी 2006 में, और इसको बचाने का काम हमको करना है। संविधान में हमने सब कुछ गरीबों के लिए लाया, उस संविधान को बचाने का काम आपको करना है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए तैयार किया है ये संविधान, कांग्रेस पार्टी ने पूरा बाबा साहब अंबेडकर को सपोर्ट करके गरीबों के लिए जो कानून होना वो उन्होंने करके दिया। उसको बचाने का काम आपका है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर गुलाम बन जाएंगे, जैसा पहले हमारा देश ब्रिटिशर का गुलाम था। ब्रिटिशर का गुलाम था, वैसा ही अगर गुलामगिरी करना चाहते हो तो संविधान छोड़ना चाहते हो तो आपको गुलामगिरी करना पड़ेगा।
और सब ये अमीर लोग वही चाहते हैं कि गरीब को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और गरीब, अपर कास्ट में भी गरीब है, इन लोगों को कुचलने का काम वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं संविधान बचाओ। ये जो रैली है ये आपके लिए है, देश के लिए है, आदिवासियों के लिए है। तो इसको बचाना आपका धर्म है। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले सेंसस में आप लोग जो पहले से सरना कोड उसको चाहते थे, आप ये एक कॉलम उसमें होना है, उसको हम भी लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा सरना कोड लाने के लिए। और ये तो आदिवासियों का धर्म का है। इस धर्म की रक्षा तो बीजेपी कर नहीं सकती, मोदी कर नहीं सकते, वो सिर्फ कहीं जाके डुबकी मार सकते, लेकिन तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। तो भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आने वाले सेंसस में इस सरना कोड को डालने के लिए मैं हेमंत सोरेन को भी बोलूंगा और कहूंगा इसके लिए वो पूरी कोशिश करे और इसका हिफाजत भी करे। क्योंकि सरना समाज यह ऐसा समाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर इसको पसंद करते थे, महात्मा बुद्ध पसंद करते थे, महावीर पसंद करते थे, ऐसा सरना समाज है। तो इस तरफ आप लोग दबाव डालकर इसको बनाने की कोशिश करो। और खास करके जो संविधान में लिखा हुआ है, हमको हक जो दिया हुआ है, उस हक की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और उसी के साथ मैं और एक बात कह के अपने बात को खत्म करूंगा। एक, हमको आपस में लड़ना नहीं, गरीब अगर आपस में लड़ा, मजदूर लड़ा, महिलाएं लड़ी, तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि गरीब मजबूती के साथ बोलना पड़ेगा, मजदूर जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे सिर्फ लगाने से नहीं होता, मजबूती के साथ ये करके बनाना होगा। और मैं और एक बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं। एक ये है कि जो संविधान में लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार पहले भी नहीं था, शेड्यूल कास्ट को भी नहीं था, आदिवासी को नहीं था, गरीबों को नहीं था। वोटिंग का अधिकार था 1947 से पहले नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, नेहरू जी का पूरा लोकतंत्र का ढांचा आज सबको वोट का अधिकार दिया है। और राजीव गांधी के ये रिजर्वेशन के वजह से सब महिलाएं आज अध्यक्ष बन रही है, मेयर बन रही है, जिला प्रेसिडेंट बन रही है। और सोनिया गांधी जी भी ये पूरी कोशिश की महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन। अगर 3 लोग हैं तो 2 मर्द होंगे, 1 औरत महिला, उसमें एमएलए, एमपी सब। ये कानून भी कांग्रेस ने किया, अच्छे कानून हमने किए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सब मिलके संविधान को बचाएंगे, हम सब मिलके लोगों के हकूक को दिलाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना है। एक नारा है, हमारे पास, गरीबों के पास कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है,
एक ही नारा है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, लिखो, पढ़ो और संगठन करो और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, संघर्ष करो। ये उनके 3 थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। ये 3 मंत्र उन्होंने दिया। यही अपने बच्चों को हम देना है, यही अपने गरीब बच्चों को देना है, महिलाओं को देना है। ये काम आप करेंगे, करेंगे ना? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्यों? बहुत से लोग नाराज दिखते बच्चों को पढ़ाने में। बच्चों को पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे आप? देखो, आप अगर पढ़ाएंगे तो एक आखिरी बात कहता हूं, बाबा साहब ने बात कही थी। क्या कही थी? इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, दुनिया तुमसे डरे। यानी पढ़ाई में इतनी शक्ति होती है, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करती है। और बाबा साहब इसलिए उनकी इज्जत होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा और पढ़कर देश के संविधान लिखने में वो आगे बढ़े। इसलिए भाइयों, जो हमको आज सब कुछ मिला, वो गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और हमारे पूरे इंदिरा गांधी जी, ये गरीबों के सेवा में पूरा काम किए। वैसा ही आपको करना है। इसीलिए मैं इतना बात कह के अपने बात को समाप्त करता हूँ। बचाओ संविधान, अब संविधान बचाओ बोलना, संविधान, संविधान, संविधान। जय